नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी से। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, कल हम लोगों ने चर्चा शुरू की यूजीसी के नए नियमों के बारे में और लोगों ने कई सवाल पूछे हैं। कई सवाल अब भी अनुत्तरित है क्योंकि पॉलिटिकल इंटेंशन बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है। कई लोगों ने यह मानना शुरू किया है यह उत्तर प्रदेश के लिए विशेष प्रयोग है। यूजीसी के बहाने केंद्र सरकार जो अखिलेश यादव का पीडीए वोट है उस पर नजर गड़ाए बैठा है। लेकिन सवाल यह भी पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव तो 2027 में है, इसके पहले बंगाल का चुनाव है और बंगाल के चुनाव में भद्रलोक की भूमिका बहुत ही बड़ी हो जाती है। और जितने भी स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं वो यह मानते रहे हैं कि भद्रलोक ही ममता बनर्जी की जीत को सुनिश्चित करता है। तो यदि हम यूजीसी के नए नियमों को देखें तो इससे प्रभावित पक्ष जो है वह भद्रलोक है। और सच कहें, हमने बिहार में कई लोगों से बातचीत की। यूजीसी के इस नए नियम कानून की चर्चा गांव गांव तक शुरू हो गई है। लोग इसे समानता का कानून नहीं मान रहे हैं, लोग इसे जनरल क्लास के खिलाफ बनाया गया एक कानून मान रहे हैं। तो यह प्रयोग जो है, क्या सच में उत्तर प्रदेश 2027 में चुनाव है? लोग यह भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई ना कोई साजिश है और बराबर जो जनरल क्लास का है वह डरा हुआ है। आरजेडी जैसी पार्टियों से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी क्यों चुप है? यह कानून सही है या गलत है? राहुल गांधी को बोलना चाहिए। यह देश इस बात का गवाह रहा है कि किसान बिल कैसे लाया गया, कितने लोगों की मौत हुई, कितना लंबा आंदोलन चला और फिर सरकार ने किस तरीके से किसान बिल को वापस लिया। तो जो पॉलिटिकल इंटेंट है वह अब भी अस्पष्ट है। भारत सरकार या यूं कहें कि बीजेपी के लोग इसे इधर उधर घुमाने भटकाने का प्रयास कर रहे हैं और जो विरोध की आग है वह बढ़ती ही जा रही है। हाँ, दूसरा पक्ष भी जो सदैव बीजेपी और मोदी सरकार का निंदक रहा है, उसे अभी सरकार का यह कानून अच्छा लगने लगा है। तो पॉलिटिकल इंटेंशन और इसके इम्पैक्ट पर आज फिर से आगे की चर्चा जरूरी है। आगे आपकी टिप्पणी अजीत जी। बंगाल भी, उत्तर प्रदेश भी, केंद्र भी और बिहार भी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसके कई पहलू हैं जो रोज नए तरह से सामने आ रहे हैं। अब एक नया पहलू, एक नई बात कल जब शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इसका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा, इसकी भ्रांतियां दूर की जाएंगी। जब इस तरह की उन्होंने बातें की, सफाई देने के समय जब वो आए तो उससे एक नई बहस शुरू हो गई कि भाई आप कह रहे हैं कि दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा, तो कौन रोकेगा इसको? रोकने का जो मैकेनिज्म है बनाना, जो इस नियम के तहत जो रोकने का मैकेनिज्म है, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी कमिटी बनाना है या इक्विटी कमिटी बनानी है या इक्विटी स्क्वाड्स बनाना है, उसमें तो आपने एकदम ये बाधित कर दिया है कि जनरल कास्ट का व्यक्ति हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपने ये नियम बना दिया, आपने अनिवार्य नहीं किया है। पहले अनिवार्य रूप से पुराना जो नियम था 2012 का, उसमें 10 लोगों की कमिटी होती थी, जिसमें अनिवार्य रूप से 2 लोग सवर्ण होते थे, जनरल कास्ट के होते थे। तो आपने वो अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब हो सकता है कि नहीं हो, एक भी नहीं हो। जब अनिवार्यता नहीं है तो नहीं हो। एक हो सकता है कि महिला को रख लें, वो हो सकता है जनरल कास्ट की रख लें, या जो पीपल्स विद डिसेबिलिटी को रखें, किसी दिव्यांग जन को वो अगली जाति का रख के आप कोटा फिल कर दें। तो ये आप में कुछ भी इस तरह का कर सकते हैं। तो आप करेंगे दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा तो कौन रोकेगा? और जो कमिटीज है उसको आपने अजीत जी, गांव में भी हम लोगों ने देखा है कि गांव में भी जब किसी विवाद के निपटारे के लिए पंच बैठते हैं तो उसमें सभी पक्षों के जो स्वतंत्र लोग होते हैं उन्हें शामिल किया जाता है। और यहाँ आप कानून बनाकर इसे देखिए, मजबूर नहीं कर रहे हैं कि आप सभी पक्षों को शामिल करें। आप यह कह रहे हैं कि शामिल हो सकते हैं, शामिल नहीं भी हो सकते हैं। तो जो स्क्वाड बनाने वाले होंगे, जो कमेटी बनाने वाले लोग हैं, वे कौन है, उन पर निर्भर हो जाएगा यह पूरी प्रक्रिया। हाँ बिल्कुल, पहले अनिवार्य था। 2012 के कानून में 2 लोगों को रखना अनिवार्य था। वो अनिवार्यता अब दूसरे वर्गों के लिए है, एससी के लिए है, एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए। उनका रखना अनिवार्य है, उनका सदस्य अनिवार्य रूप से रहेगा। जनरल कास्ट का सदस्य अनिवार्य रूप से नहीं रहेगा, आप नहीं भी रख सकते हैं। तो दुरुपयोग कौन रोकेगा? जो कमेटी है उसमें अगर कंपलसरी नहीं है रखने का, तो उस वर्ग के छात्रों का, उस वर्ग के शिक्षकों का
प्रतिनिधित्व कौन करेगा, उनका पक्ष कौन रखेगा वहां? बिल्कुल। पहला सवाल ये है। तो ये इस वो जो उन्होंने सफाई दी, उससे मामला और उलझ गया। फिर हम्म, एक दूसरा पक्ष जो आप सुन रहे होंगे, तमाम सोशल मीडिया में ये तर्क दिए जा रहे हैं कि सभी वर्गों के लिए कहा गया है, इसमें हम्म, सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी नहीं, सभी वर्गों के लिए भेदभाव रोकने की बात कही गई है। ये बहुत जरूरी है लोगों को स्पष्ट करना, चूंकि इसमें बड़ी अस्पष्टता है और इस नियम का समर्थन करने वाले लोग उसी का सहारा ले रहे हैं। जी, तो जो उद्देश्य बताया गया है इस नियम का, जो नोटिफिकेशन है, उस नियम का जो उद्देश्य बताया गया है, उस उद्देश्य में जरूर ये एक लाइन ये लिखा हुआ है कि जो जो यूनिवर्सिटीज में और जो एजुकेशनल कैंपस है हायर एजुकेशन के, उसमें समानता लाने के लिए सभी वर्गों के का जिक्र किया गया, सभी वर्ग। हम्म, जी, लेकिन उसके आगे, सभी वर्ग के आगे, ज्ञानेश्वर जी, जो लिखा गया है विशेष तौर से, हम्म, उस विशेष तौर पर जो बात है उसको पढ़ के एक बार हम जरा बता दें लोगों को, उसमें बहुत जरूरी है कि वो स्पष्टता रहे। नहीं तो बिल्कुल। ये गांव-गांव में जब चर्चा हो रही है तो लोग उसको बड़ा घुमाने फिराने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म, इसमें कहा गया है कि टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट और डिसेबिलिटी। हम्म, इसका मतलब है कि सभी वर्ग आ गए। जी, लेकिन उसकी आगे वाली लाइन है कि हम्म, पर्टिकुलरली अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, पर्संस विद डिसेबिलिटी और एनी ऑफ देम। हम्म, तो जब आपने कहा, जब अगर सभी वर्गों के लिए है तो ये स्पेसिफाई करने की क्या जरूरत है कि विशेष बिल्कुल, रूप से बिल्कुल, एससी बिल्कुल, के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए आप जी, स्पेसिफाई कर रहे हैं। हम्म, इसका मतलब है कि आप सभी के लिए नहीं है। हम्म, और अगर इतने पर भी कंफ्यूजन खत्म नहीं होता है तो लोगों को उसके बाद डेफिनेशंस में जाना चाहिए। हमने जी, अभी चूंकि उसका पूरा वो पढ़ा, जो रूल था कल हम लोगों ने चर्चा की उसके पहले, तो हम्म, ये तो उद्देश्य हो गया। जी, उद्देश्य के बाद ज्ञानेश्वर जी डिफाइन किया गया है हर टर्म को। तो हम्म, जो टर्म डिफाइन किए गए हैं उसमें डेफिनेशन सी और डेफिनेशन ई जरूर लोगों को पढ़ना चाहिए। हम्म, उसमें खास तौर, साफ तौर पर डिफाइन किया गया है। वो भी हम बता देते हैं कि डेफिनेशन सी किस तरह से डिफाइन करता है। वो डिफाइन करता है कि caste based discrimination means जी, discrimination only on the basis of caste or tribe against the members of the scheduled caste, scheduled tribes and the other backward classes। बताइए, स्पष्ट बताइए रूप इसके से बाद आपने क्या बता? डिफाइन किया है डेफिनेशन सी में कि जी, सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसी। हम्म, अब इसके बाद क्या गुंजाइश है? आप, भाषा इसी तरह से लिखी जाती है ज्ञानेश्वर जी, बिल्कुल, कानून की भाषा आप भी जानते हैं कि इतना गोल गोल घुमाया जाता है कि आप उसकी कुछ भी व्याख्या कर सकें। जी, तो ये स्पष्ट रूप से जो लिखा हुआ है वो हमने पढ़ दिया। आप किसी को भी कंफ्यूजन है तो वो पहले उद्देश्य पढ़े, इस नियम हम्म, का जो उद्देश्य है उसको पढ़े। उस उद्देश्य के बाद जो डेफिनेशन है सी, डेफिनेशन ई, उसको जाकर के पढ़े। सारी चीजें शीशे की तरह साफ हो जाएंगी कि ये कानून लाया गया है असमानता दूर करने के लिए, भेदभाव रोकने के लिए। लेकिन इतना भेदभावकारी का नियम नहीं हो सकता था जितना ये नियम, बिल्कुल, इतना बिल्कुल, भेदभाव इस नियम में किया हुआ है कि जी, आप एकदम स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जाति और धर्म और ट्राइब्स या नस्ल और के आधार पर, पहचान के आधार पर ही ये शिकायत ली जाएगी। और हम्म, उसमें आपने जनरल कास्ट को पूरी तरह से बाहर कर दिया है, जी। ओबीसी को भी शामिल कर लिया आपने। 2012 का नियम था, तो ये जनरल कंफ्यूजन क्लास बिल्कुल को नहीं कोई होना चाहिए। जनरल क्लास को कोई भी मारते रहे, पीटते रहे, वह शिकायत नहीं कर सकेगा। नहीं दूसरा कर कुछ सकते। भी होगा, वह शिकायत हम्म, करेगा। करेगा, हाँ। जी, दूसरा कोई होगा वो शिकायत करेगा। जनरल हम्म, कास्ट का व्यक्ति, उस पर झूठे आरोप लगेंगे तो उस आरोप पर कार्रवाई भी नहीं होगी। जी, ये है, ये इस तरह। और झूठे आरोप के लगने क्यों तय हैं, ये हम्म, सबको पता है कि सिर्फ जो अभी बाहर जो कानून है समाज में, एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट, उसमें 8% का कन्विक्शन रेट है। हम्म, ज्यादातर केसेस साबित नहीं होते हैं, खारिज हो जाते हैं या फर्जी शिकायत पकड़ी जाती है। हम्म, तो वो पता है कि किस तरह से फंसाने की कोशिश होती है। ये राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता ने साफ कहा कि इनको क्यों फंसाया जाना चाहिए। बिल्कुल, हमने बिल्कुल, अपने सब, हर व्यक्ति, हमारी जितने लोगों से बात हुई हम लोग का प्रोग्राम देखने के बाद, हर व्यक्ति के नजर में, हर व्यक्ति के दिमाग में वो वीडियो खटक रहा है जो आरजेडी की प्रवक्ता कंचना मैंने यादव का कल वीडियो रात है, में उस उन्होंने वीडियो कहा को है। पूरे तौर पर देखा अजीत जी। मैंने कल रात में उस वीडियो को, कंचना यादव का हुआ वीडियो सचमुच शर्मनाक है। और वह खुलेआम कह रही हैं कि फंसाने का वक्त आ गया है, फंसाया जाना है, फंसाना है। हम्म, अब बताइए, इससे बड़ा भेदभाव और इससे हम्म। बड़ा जातीय विद्वेष क्या दिख सकता है? वही एक एक इतनी बड़ी जाति जो जी, लगातार अनेक राज्यों में सत्ता में रही है, उस जाति को हम्म, रिप्रेजेंट करती हैं। वो उस जाति से बिल्कुल, आती हैं जो सत्ता की जाति है। और जो अनेक अनेक राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पर भी मैक्सिमम सवर्ण जातियों से ज्यादा मजबूत है यादव जाति, जो अहिर हम्म, जाति है। पूरे देश में है। एक तो ऑल इंडिया कास्ट है, चाहे महाराष्ट्र हो या तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो या बिहार, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह वो जाति है, जी, मजबूत जाति है।
ओबीसी में भी, मझोली जातियों में भी सबसे श्रेष्ठ मजबूत जाति ओबीसी में है, जिसने ओबीसी आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ उठाया है। बिल्कुल। उस व्यक्ति उस जाति से खुद आती हैं और वो कह रही हैं कि फंसाया जाना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये लोग 90% बहुजन का हक स्वीकार नहीं करते हैं। कौन हक स्वीकार नहीं करता है? हम्म, पहले तो ये डिफाइन करिए, और दूसरा, हजारों सालों से ये लोग शोषण करते रहे। अब हम्म, हजारों सालों से इतने इतने, हम तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, इतने अनपढ़ लोग हैं। अगर इतिहास पढ़ा होता, समाज शास्त्र पढ़ा होता, तो इनको पता होता कि कास्ट का फॉर्मेशन 1000 साल पहले क्या था, आज क्या है। वो फॉर्मेशन था ही नहीं इस तरह का। बिल्कुल। बिहार के ही समकालीन बौद्धिकों में सबसे बड़े बौद्धिक थे सच्चिदानंद सिन्हा, अभी कुछ दिन पहले गुजरे हैं। हम्म, सचिता बाबू वही मुजफ्फरपुर के पास मनिका गांव में रहते थे। सच्चिदानंद सिन्हा समकालीन बौद्धिकों में विश्व स्तर पर श्रेष्ठ थे। वो बौद्धिकों में उस जी। गांव में रह के और मिनिमम उसमें अपना जीवन जिया। उन्होंने कास्ट मोबिलिटी पर किताब लिखी है ज्ञान सर जी, हम्म, और इतना रिसर्च किया, इतना बारीक काम है। आज जो जाति भूमिहार है, ब्राह्मण है, राजपूत है, जरूरी नहीं है कि 200 साल पहले वो भूमिहार और राजपूत ही रहा हो। बिल्कुल। कास्ट की इतनी मोबिलिटी हुई है। हम्म, भूमिहारों का एक बड़ा क्लैन है, उसी जाति से आते थे सचिता बाबू। हम्म, भूमिहारों का एक बड़ा क्लैन है जिनके पूर्वज रत्ती राउत थे। उनके पूर्वज हम्म, का नाम रत्ती राउत था, यादव समाज अच्छा। के आते थे। जी। और यादव समाज के अनेक, आज के यादव समाज के अनेक क्लैन है जिनके पूर्वज पहले ब्राह्मण रहे हैं। तो हम्म, कास्ट की मोबिलिटी रही है। 1000 साल से शोषण की बात कहां से आ गई? ये एकदम एक बेहूदगी है कि आप ब्राह्मणवाद के नाम पर अपना आंख पर काली काली पट्टी बांध करके और आप कहते हैं कि 1000 साल से शोषण हो रहा है। कल हम्म, भी हमने कहा था कि आप अपने तमाम महान पिछड़ी जाति के जो राजा हुए, सम्राट हुए, चक्रवर्ती, आप उनको भी अपमानित कर रहे हैं। आप कह बिल्कुल। रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और विक्रमादित्य और अशोक के जमाने में भी शोषण होता था पिछड़ी जातियों का। हम्म, तो ये सब एकदम गलत बात है। और ये राजनीतिक लाभ के लिए इतनी बेचैन है ये सारे इस तरह के नेता, जिनको कुछ ना कुछ राजनीतिक लाभ हासिल करना है। तो हम्म, वो कैसे हासिल होगा? तो समाज में विद्वेष फैलाओ, वैमनस्यता बिल्कुल। फैलाओ, समाज में झगड़े लगाओ, और उसके बाद उसका राजनीतिक लाभ है। तो हम्म, ये उनका राजनीतिक लाभ लेने का मकसद है। जी। जो सरकार ने किया है ज्ञानेश्वर जी, इसका भी राजनीतिक मकसद है। बिल्कुल, ऐसा यही तो नहीं है कि समझना सिर्फ है, यही तो राजनीतिक। जानना चाहते हैं लोग। यही जानना चाहते हैं सरकार का मकसद क्या है, क्या राजनीतिक मकसद है और क्या सामाजिक मकसद है जो वोट में तब्दील हो जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन शिकायत करे और कौन दंड भोगे। हाँ, तो ये एक तो एक इसको संयोग नहीं माने, हम कई चीजों को जी। मिला करके देख रहे थे ज्ञानेश्वर जी। 14 दिसंबर को नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की घोषणा हुई। हम्म, 20 जनवरी को उन पर मुहर लगी। ये 13 जनवरी को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तेरह जी। जनवरी को एक बात और बता दें कि ये जितने लोग उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि कानून वापस हो जाएगा, हम्म, उनको इस उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। कोई कानून वापस नहीं होने जा रहा है। हम्म, इस बात कानून को समझ वापस लेना हो जाएगा चाहिए तो कि सब कुछ तो पिट जाएगा ना, फिर तो जो वही। वोट बैंक को साधने का प्रयास है वो तो फेल हो जाएगा। हाँ, तो और वो जी। कानून वापस नहीं होगा। ये किसान कानून नहीं है जो वापस हो जाएगा। जी। ये इसमें संशोधन के नाम पर, कुछ और भ्रांति के नाम पर, कुछ इधर-उधर कमेटी बनाने के नाम पर कुछ होगा। जी। उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। और वो तमाम लोग अभी जीवित हैं जिन लोगों ने 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया था। हम्म, क्या कर लिया था विरोध करके? कोई कानून नहीं जी। बदला था। 27% आरक्षण लागू होना था तो लागू हुआ। हम्म, सारे विरोध होते रह गए। दर्जनों लोगों ने आत्मदाह किए, सैकड़ों जगह तोड़-फोड़ हुआ। एक समय 400 जगह कर्फ्यू लगे हुए थे जब चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर हुए थे। तो हम्म, वो कुछ नहीं बदला, वो कानून लागू हुआ। तो जी। उस समय भी एक पॉलिटिकल इंटेंट से ले आया गया था, वो कानून लागू किया गया और आज हर व्यक्ति ने एक्सेप्ट किया। उसका क्या असर हुआ है, उसका क्या गुण दोष है, उस पर छोड़िए, उस पर चर्चा बाद में कभी हम हम्म, लोग करेंगे। तो उसी तरह से ये कानून भी वापस नहीं होना है। ये बड़े प्लान्ड तरीके से राजनीतिक मकसद से ले आया गया है। हम्म, वापस करने के नाम पर इसमें कुछ जोड़ घटाव किया जाएगा, कोई कमेटी बनाई जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये बात समझ लेनी चाहिए। जी। तो हम कह रहे थे कि एक सवर्ण, भाजपा ने सवर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। जी। उसी के बाद 13 जनवरी को आप एक बिल लेकर के आए जिसमें अगड़ी जाति के जनरल क्लास के स्टूडेंट्स को आपने उनके जीवन के ऊपर, उनके सिर के ऊपर एक ऐसी तलवार लटका दी कि उस मानसिक अवसाद में जाएगा वो व्यक्ति, वो 18 साल का बच्चा हो या 20 साल, 22 साल का, 24 साल का रिसर्च करने वाले हो। तो हम्म, ये नियम लाया गया। और उसके बाद 18 जनवरी को प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ अपमान की घटना होती है और 10-11 दिन तक कोई उस मामले को सुलझाने की कोशिश नहीं करता है। बिल्कुल। और उनसे सबूत माना जाता है कि मांगा जाता है कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। हम्म, उनको धमकी दी जाती है कि आपके सारे जो है हम सुविधाएं छीन लेंगे, आपको आपकी जमीनें छीन ली जाएंगी, प्रोटोकॉल नहीं दिया हम्म, जाएगा। 140 करोड़ हिंदुओं का धर्मगुरु, 4 ही धर्मगुरु हैं, बाकी सब कथावाचक हैं ज्ञानेश्वर जी। और ये सब जी। महामंडलेश्वर लोग और कथावाचक लोग, साधु संत और प्रवचन करने वाले, जिसमें कितने बलात्कार और हत्या के आरोप में जेल में हैं, उनका कोई मतलब नहीं है हिंदू समाज के लिए।
हम्म। चार शंकराचार्य, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने आज से 1200 साल पहले जो अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया और चार मठ स्थापित किए, उस चार मठों को रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदुस्तान की भौगोलिक सीमा उन्हीं चार मठों से बनी है। जब जी देश एक राष्ट्र राज्य नहीं हुआ था अंग्रेजों के आने के बहुत पहले, तब उन्होंने एक भौगोलिक सीमा बांधी थी कि ये हिंदुस्तान है। उन हम्म चार मठों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये जरा सा सनातन की जिसको समझ है वो जानता है कि कोई पीठ खाली नहीं रखी जा सकती है, कभी भी खाली नहीं रखी जा सकती है। हम्म। तो ये कैसे कोई आदमी कह रहा है कि शंकराचार्य नहीं है? तो शंकराचार्य नहीं है तो इसका मतलब 3 साल से ज्योतिष बिल्कुल। पीठ खाली है या शंकराचार्य के है? हम्म। तो ये सबको पता है। लेकिन उसी गोरखनाथ मंदिर में पिछले ही साल अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य बता करके और सम्मानित किया गया है, गोरक्षा पीठ के जहाँ के महंत है योगी आदित्यनाथ जी। जी। इसके बावजूद हम इसलिए इन तीनों घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं कि ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। ये तीनों जो है अच्छा। एक प्रयोग का हिस्सा है। ये हम्म तीनों एक प्रयोग का हिस्सा है। और वो हम्म। प्रयोग ये है कि लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा कांग्रेस पार्टी को, उसकी हम्म। 240 सीटें रह गई लोकसभा चुनाव में। और उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा झटका बीजेपी को लगा उनको, बीजेपी को झटका लगा, बीजेपी को माफ झटका। करिएगा, जी बीजेपी को जी 240 सीटों पर बीजेपी रह गई। और उत्तर प्रदेश में उसकी सीटें लगातार कम हुई। 2014 में गठबंधन के साथ उसको 73 सीटें थी, 2019 में उसकी 65 सीटें हो गई और 2024 में 33 सीटें हो गई। जी 2017 के विधानसभा चुनाव में 312 सीटें थी और 2022 के चुनाव में सीटें घट के 255 हो गई। 57 सीटों का नुकसान हुआ। तो ये जो दिख रहा है, ये साधारण बात नहीं है। हम्म। बिहार में भी चुनाव जीतने के लिए आपको नीतीश कुमार को ले आना पड़ा अपने साथ, उनकी शर्तें मानकर, बराबरी का समझौता करके। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं ये भय है कि जो इंडिया ब्लॉक बना था, उस तरह का प्रयोग अगर आगे होता है और तमाम हम्म उस तरह की विपक्षी पार्टियां एक साथ आती हैं, तो पिछड़े दलित जो पीडीए बनाया अखिलेश यादव ने, हम्म। या राहुल गांधी जो बात करते हैं कि जितनी आबादी उतना हक, उन्होंने एक दलित नेता को अध्यक्ष बनाया हुआ है। तो दलित, पिछड़े, आदिवासी, आपको पता है कि झारखंड में वोट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ में वोट बिल्कुल। किया लेकिन कई जगह नहीं कर रहे हैं। तो वो सब साथ ले आने के लिए, वो ऐसा ना हो कि वो अपोजिशन के साथ चले जाए, राहुल गांधी जी। के साथ चले जाए, या हम्म जो दूसरा वो एक ब्रॉडर अलायंस बने, उस अलायंस के साथ चले जाए। हम्म ये चिंता है, बहुजन की राजनीति की चिंता, जो अब तक मझोली जातियों की राजनीति समाजवादी करते रहे हैं, हम्म। उस समाजवादी राजनीति में कांग्रेस घुसे। आप देखिए, आजादी के बाद से कभी भी मझोली जातियां न बीजेपी के साथ होती थी, न कांग्रेस के साथ होती थी, कहीं कहीं टुकड़ों में होती थी, लेकिन बिल्कुल। उनकी एक अलग राजनीति थी। बिहार में भी हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से लोकदल होता था, संसोपा, प्रसोपा सब हुए, जनता हम्म। पार्टी बनी, सब होते थे, जनता दल का प्रयोग हुआ, सब मझोली जातियां उनको वोट देते थे, जिसमें जी। यादव, कोई भी, कुर्मी, ये सब होते थे। त्रिवेणी संघ भी इसीलिए बना था बिहार में। हम्म तो वो वोट चला न जाए अपोजिशन की तरफ, समाजवादी और कांग्रेस एकजुट हो गए हैं, तो वो वोट उनकी तरफ न चला जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग किया है कि भाई नरेंद्र मोदी तो पिछड़ी राजनीति का चेहरा हम लोगों ने स्टैब्लिश कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने स्टैब्लिश कर दिया, और बिल्कुल। हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर भी उनको स्टैब्लिश कर दिया। तो जी। अब एक ये माना जा रहा है, एक प्रयोग ये किया जा रहा है कि व्यापक हिंदुत्व के चेहरे में, कल हमने खास तौर से नित्यानंद राय साहब का जिक्र इसलिए किया था कि वो जब उनसे पूछा गया तो हर हर महादेव के नारे लगा दिए। हम्म। उनको पता है कि हर हर महादेव का नारा लगा देंगे तो हिंदू कहाँ जाएंगे, 80% हिंदू फिर हर हर महादेव के नारे में आएंगे, या जय हम्म। श्री राम के नारे में आएंगे, जय माँ काली के नारे में आएंगे। तो जी उसके बाद कास्ट का जितना भी विभाजन हम दूसरे कारणों के लिए कर सकते हैं वो कर लेते हैं, और हम्म। चुनाव के समय हर हर महादेव जय श्री राम कर लेंगे। तो एक प्रयोग है, इस प्रयोग में वो जो ओबीसी का वोट है, एससी एसटी का वोट है, वो वोट अपोजिशन की तरफ, अपोजिशन का जो इंडिया ब्लॉक है उसकी तरफ न चला जाए, उसको हम्म। अपने तरफ ले आने के लिए एक प्रयोग किया गया है। इस जी। प्रयोग में अगर बहुत विरोध होता है, जैसा अभी शुरू हो गया है, तो उस हम्म। विरोध को कम करने के लिए एक पहले से हमने कहा कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा, अभी किसी ने कहा नहीं है, लेकिन ये कहा जाएगा। ये मतलब थोड़ा टाइम और देखिए, उसके बाद ये कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो सवर्ण अध्यक्ष बना रखा है। तो सवर्ण लोग किस बात के लिए नाराज हैं, उनका तो इतना ख्याल रखते हैं मोदी जी। जैसे निशिकांत दुबे जी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण दिया है उन्होंने, बिल्कुल। तो जी आपने 10% आरक्षण दिया ईडब्ल्यूएस का, और 100% के ऊपर एक तलवार लटका दी आपने उत्पीड़न के कानून की, कि उसको उत्पीड़न के कानून में फंसाया जा सकता है। तो ये सब चीजें कही जाएंगी। तो हम प्रयोग इसलिए कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी कि वो जो मझोली जातियां हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, अलग अलग राज्यों में जातियां अलग अलग होती हैं, उनका वोट बीजेपी को नहीं मिलता। देखिए, मराठे ओबीसी में आते हैं, कुनबी ओबीसी में आते हैं, सबसे पावरफुल कास्ट है। रेड्डी जो है वहां ओबीसी में आते हैं, ये सबसे पावरफुल कास्ट है। जाट और गुजर ओबीसी में आते हैं, सबसे पावरफुल कास्ट हैं। तो इन कास्ट के वोट को लेकर के एक बड़ी राजनीति चल रही है, अंदर खाने तमाम गणित लगाया जा रहा है। उस गणित में भारतीय जनता पार्टी ने ये कोशिश की है कि हम वो वोट ले लेंगे, उस वोट को अपने साथ रखना है, और जो अगड़ी जातियां 10% या 15% ओवरऑल जो आप जो निकाल, बिहार में तो 10.5% जाति गणना में कहा गया है, देश में मान लेगी 15% है, तो वो है कि इनको छोड़ दीजिए, इनका क्या, ये तो कहाँ जाएंगे।
ये लोग थोड़े जाके बिल्कुल तेजस्वी बिल्कुल। यादव को या अखिलेश जी यादव को वोट देंगे, ये लोग हमको तो देंगे ही, मजबूरी में इनको वोट जी। देना है। तो हम्म दूसरा जो वोट है जो हमसे टूट सकता है या टूट रहा है कई जगह, और कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इस तरह के तमाम नेता उस वोट को टारगेट कर रहे हैं, तो उसके पहले उसके लिए कोई ऐसा दाव चलो जिससे उनके 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 मन में हो कि ये हमारे बारे में सोचने वाली जाति है, सोचने वाली जी। पार्टी है भारतीय जनता हम्म पार्टी। हम्म एक तो ब्रॉडर ये हो गया। अब इसकी बारीकी में जाएंगे तो हमने अभी अभी मुक्तेश्वर आनंद जी का मामला इसमें इसलिए जोड़ा क्योंकि हम्म ये भी एक मैसेज दिया जा रहा है कि जो व्यवस्था शंकराचार्य की है, वो हम्म शंकराचार्य वाली व्यवस्था ब्राह्मणिकल है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। कि ये हम्म, सवाल सब आदमी अभी उठाना शुरू कर दिया है कि बिल्कुल। ब्राह्मण ही अध्यक्ष, ब्राह्मण ही शंकराचार्य क्यों होता है। हम्म बाकी दूसरे कथावाचकों में ये सुविधा नहीं है, ये बात नहीं है, ये नियम नहीं है कि वो ब्राह्मण ही होगा। जी बाकी जो अब तो हम लोग इतना उदार है हिंदू धर्म, उसने पिछड़ी जाति के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, सब मंदिरों में पुजारी होने लगे, धर्माचार्य होने लगे, कथावाचक होने लगे, वो सब हो रहे हैं। जी। लेकिन शंकराचार्य की व्यवस्था जो है वो अभी ऐसी है कि वो ब्राह्मण ही बनेगा और शंकराचार्य ही नियुक्त करेंगे। तो हम्म ऐसा क्यों होता है? तो इसको टारगेट किया जा रहा है। इसमें बारीक बात यह है कि आप उसको टारगेट कर रहे हैं ये मैसेज देने के लिए कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो समाज में चली आ रही है, जिसको लोग कहते हैं कि हजारों सालों से या कई सहस्त्राब्दियों से चल रही है, उसको हम्म, हम निशाना बना रहे हैं, उस व्यवस्था को समाप्त कर रहे हैं। तो वो व्यवस्था अगर समाप्त होती है तो ये भी एक बड़ी बारीक बात है, लेकिन बिल्कुल। इसका राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है। तो हम्म ये मैसेज दिया जा रहा है जो लोग शंकराचार्य की व्यवस्था का विरोध करते हैं। जी देखिए, शंकराचार्य कोई वेटिकन के पोप का पद तो है नहीं कि वो डिक्टेट जारी करेंगे, उसके हिसाब से हिंदू धर्म के लोग बिल्कुल। चलेंगे। ये कभी वो करते भी नहीं है और लोग उस पर ध्यान भी नहीं देते। वो हम्म आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका एक काम है मठ संभालना, जो संभालते हैं। लेकिन एक महत्व सब आदमी शंकराचार्य को का मानता है कि शंकराचार्य है। लोग विद्वान बताने के लिए, वेदों का ज्ञाता बताने के लिए शंकराचार्य कहते हैं। तो उसको टारगेट करना ताकि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था को आप कह सकें कि हम इसको समाप्त कर रहे हैं या इसका महत्व खत्म कर रहे हैं, इसकी साख जी। खत्म कर रहे हैं इस पर। हम्म ये पद का अपमान हो रहा है, व्यक्ति का कोई मतलब नहीं होता है। प्रधानमंत्री के ऊपर भी जब कमेंट होते हैं तो हम लोग इस बात को हमेशा कहते हैं कि आप पद की गरिमा मत कोई भी व्यक्ति गिराए, पद को मत करिए, बिल्कुल पद तो बिल्कुल। व्यक्ति रहे न रहे, पद को तो हमेशा रहना है। जी। तो उसी तरह से ये पद है शंकराचार्य का, तो उसको टारगेट किया जा रहा है। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि अब माघ मेले के सारे बड़े स्नान बीत गए, वो हम्म मौनी अमावस्या बीत गई, बसंत पंचमी बीत गई और शंकराचार्य बैठे हुए स्नान नहीं किए, तो कोई एक कलेक्टर आकर के, कलेक्टर का इतना बड़ा ईगो हो जाएगा, माघ मेले के प्रशासक का इतना बड़ा ईगो हो जाएगा कि शंकराचार्य से आके माफी नहीं मांग सकता और जाके वो उनको ससम्मान स्नान नहीं करवा सकता है। हम्म यहाँ ऐसे 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 जैसे तैसों के पैर छूते रहते हैं वर्दी पहन के एसपी कलेक्टर लोग जो है कथावाचकों के, और शंकराचार्य से माफी मांगने में लोगों को दिक्कत हो रही है। तो ये प्लान का हिस्सा, हम इसलिए कहें कि ये योजना का हिस्सा है, ये प्रयोग, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। तो ये और इसलिए हम संयोग कह नहीं रहे है, हैं प्रयोग नहीं है आपस में अजीत जी। चलिए, संयोग नहीं है, प्रयोग नहीं है। और उत्तर प्रयोग प्रदेश है। के लिए, हाँ, प्रयोग है, प्रयोग है। उत्तर प्रदेश के लिए यह प्रयोग है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पहले बंगाल का चुनाव है। और बंगाल में भद्रलोक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। भद्रलोक अब तक ममता बनर्जी के साथ खड़ा रहा है। तो क्या बीजेपी ने पहले ही मान लिया कि बंगाल हम नहीं जीत सकते हैं, बंगाल से आगे ही सोचें? बंगाल में जैसी स्थिति है वैसी स्थिति, कुछ सीटें बढ़ जाए, कुछ सीटें कम जाए, कमोबेश वही रहेगी। भद्रलोक वाले हमारे साथ आएंगे नहीं, ममता बनर्जी के साथ ही रहेंगे। तो क्या बंगाल में भद्रलोक की कोई चिंता नहीं है? उन्हें उनका वोट नहीं प्राप्त करना है बीजेपी को? देखिए, उनका भी वोट प्राप्त करना है और वही कहा जी, ना कि जो नितिन नवीन का प्रयोग भी तो उसी प्रयोग बिल्कुल। का हिस्सा है ना। नितिन नवीन हम्म आज बंगाल गए हैं। हम्म आज पश्चिम बंगाल में उनका पहला दौरा है। हम्म राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वो बंगाल गए हैं। और आप देखिए, बंगाल का जो दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है, जो हिस्सा हम्म बिहार से और झारखंड से जुड़ता है, उस हम्म हिस्से में उनका पहला कार्यक्रम रखा गया है। वो हम्म, वर्धमान गए हैं और उनको आसनसोल और दुर्गापुर जाना है। जी। वहीं दोनों जब हालांकि वहीं जगह उनका कार्यक्रम लगाया गया था, दोनों जगह का। और आपको पता है कि आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा और वर्धमान से कीर्ति आजाद एमपी हैं तृणमूल कांग्रेस के। जी तो ये वो क्षेत्र है जहां एक बिहारी आइडेंटिटी, हिंदी भाषी आइडेंटिटी और कायस्थ आइडेंटिटी, नितिन नवीन जाकर के अपना वहां प्रचार करेंगे। वहां उनके नाम से एक असर डालने की कोशिश हो रही है। और भद्रलोक में हमको पता है कि ब्राह्मण और कायस्थ सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक तो हम्म उनके जरिए एक कायस्थ वाला कार्ड खेला गया है। हम्म लेकिन ये जो प्रयोग है, दलित, पिछड़ा, सब समस्त जो बहुजन को साथ लेने की, वो प्रयोग सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, वो पूरे देश के लिए है। वो आगे अच्छा। के लोकसभा चुनाव के लिए है, वो पूरे देश के लिए है। वो हम्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की सब हितैषी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित करने का वो प्रयोग है। जी। और वो ये मान के वो प्रयोग हो रहा है कि जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। वो पहले भी, अभी जैसे
एक आंकड़ा कल सबने किया, कल परसों तमाम चैनल्स ने किया, कई लोगों ने अपना जो पाठशाला लगाते हैं उन लोगों ने भी कहा कि 53% अगड़ों ने वोट दिया, तो और 49% पिछड़ों ने वोट दिया, और अति पिछड़ों ने भी 43% या 44%, 49% अति पिछड़ों ने भी वोट दिया। तो ये कोई तुलना हो सकती है क्या? 15% आबादी में से 53% वोट दे रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ? 7.5% हुआ। लेकिन अगर 50% आबादी का 50% दे रहा है तो 25% वोट हो गया। तो कोई भी समझदार व्यक्ति उस जो 15% के 53% के लिए जाएगा, या 50% वाले के 50% के लिए जाएगा? अगर पिछड़ी जाति 50% उसी के लिए जाएगा। तो अगर पिछड़ी जातियां 50% है और उसमें से 49%, 48% बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो उसको कंसोलिडेट करना है ना, उस वोट को कंसोलिडेट करना है। अगर अगड़े 15% है और उसमें से 53% वोट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो कोई बड़ी डील तो है नहीं। बड़ी डील तो उनका नरेशन बनाने का की क्षमता जो है वो बड़ी डील है ना। उनका जो वो इशू बनाते हैं और माहौल बनाते हैं, वो उनकी वोट तो बड़ी ताकत है नहीं। तो ये एक मान लिया गया है कि जो ओबीसी जातियां हैं, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, ईबीसी जो हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, उनको साथ में जोड़ना है और फॉरवर्ड लोग हमारे साथ आएंगे। तो ये प्रयोग बंगाल में भी करना है। देखिए, बंगाल में जो 18% के करीब दलित है और 6 से 7% आदिवासी वोट है, ये वोट मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है। और जो बिहार से वोट गए हैं लोग, उसमें भी बड़ी आबादी पिछड़ी जातियों की है। तो वो पिछड़ी जातियां जो हैं, हिंदी बोलने वाले, हिंदी भाषी वहां लगभग 30-40%, 35-40% हो गए हैं। तो बीजेपी उनको टारगेट कर रही है। उसमें पिछड़ी जातियां भी हैं, अनुसूचित जाति भी है, अनुसूचित जनजाति भी है। तो उनको लेकर के बीजेपी ने अपना ये एजेंडा, इसका लाभ हुआ तो ठीक है, नहीं लाभ हुआ तब भी कोई बात नहीं है। देखिए, बंगाल तो लगातार हार ही रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी 2 चुनाव हारे, 16 में भी हारे, 21 में भी हारे। 16 में तो सिर्फ 2 सीट आई भारतीय जनता पार्टी को, और 21 में बढ़ के 77 हो गए। तो क्या पता बढ़ जाए, और नहीं भी बढ़े तो क्या फर्क पड़ना है। बंगाल से लोकसभा चुनाव के समय देखेंगे, बंगाल हार भी गए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो अभी भी नहीं है बंगाल में, जबकि 20 राज्यों में एनडीए की सरकार है। तो वो सिर्फ बंगाल की, ये ओवरऑल पूरे देश का को ध्यान में रख करके एक प्रयोग किया गया है। और उस प्रयोग के केंद्र में ये है कि अति पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सब के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई विद्वेष अगर पैदा करना चाहते हैं कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, ये डीएमके के लोग, या किसी भी पार्टी के लोग, तो उसको समाप्त कर दिया जाए। ये बताया जाए कि ये हित ऐसी पार्टी है। तो इसका असर तो ये हुआ ना कि जातीय उधेड़बुन की राजनीति में राहुल गांधी भी चुप रहेंगे, क्योंकि उन्हें भी जनरल क्लास की चिंता नहीं। वह बिहार में बोलते भी रहे हैं कि भाई देखिए कितनी संख्या किसकी है। तो राहुल गांधी की चुप्पी भी रहेगी और केंद्र सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती जाएगी। राहुल गांधी को फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन वोट तो कंसोलिडेट उधर ही हो जाएगा फिर। हाँ, तो राहुल गांधी तो ये तो अब हम इसको कहें कि तो राहुल गांधी का मन की बात हो गई। ये जो काम किया है बीजेपी ने, उन्होंने अभी नहीं कोई बयान दिया, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का स्टूडेंट विंग है एनएसयूआई ने इसका समर्थन किया है। जो सरकार का ये जो कानपुर, तो चूंकि कैंपस का मामला है, तो एनएसयूआई के जरिए, छात्रों का जो संगठन है, उसके जरिए कांग्रेस पार्टी ने मैसेज कराया कि हम इसका समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन कर रही है। उनके मन की बात होगी। देखिए, रोहित वेमुला का मामला जब हुआ था हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, तो राहुल गांधी सबसे ज्यादा मुखर थे। वो उनकी मां से मिले, वहां गए, उन्होंने सबसे मुखर। उसके बाद ही ये केस दोबारा से रोहित वेमुला और पायल तडवी वाले मामले के बाद ये मामला फिर से वापस सुप्रीम कोर्ट में गया था। और राहुल गांधी के कहने पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना सरकार ने रोहित वेमुला एक्ट बनाया है, जो रोहित वेमुला एक्ट कर्नाटक में भी बनाया जा रहा है। तो ये कैंपस में ऑलरेडी राहुल गांधी इस तरह के कानून नियम लागू करवा रहे थे। तो उनको तो ये पसंद ही आएगा कि ये अच्छी बात है। ये समानता के नाम पर ये किया जा रहा है कि हम समानता ले आने के लिए ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये असमानता बढ़ाने वाला, भेदभाव बढ़ाने वाला, एक खास वर्ग को टारगेट करके ये मान के चल रही हैं सभी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, की आबादी 15% है। इस 15% आबादी को मुसलमान की तरह आइसोलेट कर दो, वो भी 15% है। का तो कहा जाए, जैसे जो दूसरी जातियां हैं, दूसरी पार्टियां हैं, यादव की पार्टी हो या अखिलेश यादव की पार्टी होते, ये सब लोग तो ये मान के चलते हैं ना कि मुसलमान कहाँ जाएंगे, तो हम ही को वोट देंगे, इनको बीजेपी का भय दिखाओ, ये हमको वोट देंगे। तो उसी तरह इन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ये समझ रहे हैं कि फॉरवर्ड को क्या है, इनको भय दिखाओ, पिछड़ी जातियों का इनको भय दिखाओ, मुसलमान का इनको हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाओ, ये कहाँ जाएंगे, तो वोट हम करेंगे यहीं आकर के। तो जैसे 15% वाले बच्चे कैसे, तो फिर ये 15% वाले बचे कैसे? इनका तो कोई रहा नहीं अपना, इनकी बात करने वाला भी कोई नहीं बचा। अब ये 15% आखिर करे तो क्या करे? सब कुछ छोड़ दे। हाँ, वही
हम लोगों ने देखा ना 1990 में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई और नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण हुआ, काफी उस समय हिंसा हुई, खून खराबा हुआ। उसके बाद लालू यादव बिहार में आ गए थे तो सब आदमी बिहार छोड़ के भाग गए, बिहार के फॉरवर्ड लोग चले गए, सब लोग दिल्ली, बेंगलोर, जिसको जहां ठिया मिला वहां निकल गया। अब उसके बाद अब आप जहां ठिया मिले निकलिए विदेश में, मतलब इधर का कोई मामला नहीं है। आप अब न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, वो सब देखिए। ये तो अच्छी बात है ना, ये इसको अच्छा मानिए। इसमें अगर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज देखिएगा तो ये देखिए कि उस समय 90 के दशक में लोग बिहार छोड़ करके निकले तो सबने अपने अपने क्षेत्र में बड़ा नाम किया, बड़ा काम किया जा करके। अब इसके बाद आप देश छोड़ करके निकलिए, और अभी जर्मनी में कल ही जर्मनी के साथ हम लोगों ने यूरोपीय यूनियन के साथ समझौता किया है, मोबिलिटी का समझौता भी हुआ है, सब वीजा उजा और वो सब आसान होगा तो उधर निकले। यूरोपीय यूनियन के 27 देश है, अनेक देशों में आबादी भी बहुत कम है, तो उधर निकले, उधर जाकर के देखें अपना जीवन, अपने बच्चों को लोग उधर भेजें। यहाँ तो इस संकट बात तो देखा ही ना, इस बात तो देखा ही ना कि देखिए मेडिकल में पीजी के एडमिशन के लिए रिजर्व जो आरक्षित वर्ग है उसका कट ऑफ कहां तक पहुंचा दिया गया, कोई भी एडमिशन नहीं लेगा, वो स्थिति बना दी गई -40, -40। और ये -40। -40 वो लोग हैं जिन लोगों ने 4.5 साल तक एमबीबीएस की पढ़ाई की है और उसके बाद उन लोगों ने एमबीबीएस की पढ़ाई करके कहीं ना कहीं रेजिडेंट के तौर पर काम किया हुआ है। ये वो लोग थे। ऐसा नहीं था कि 12वीं पास करके आप एमबीबीएस की परीक्षा दे रहे हैं। ये नीट पीजी की बात है ज्ञानेश्वर जी। नीट पीजी का मतलब होता है कि आपने 4.5 साल तक एमबीबीएस की पढ़ाई की है, कहीं रेजिडेंट डॉक्टर का काम किया, उसके बाद आप पीजी की परीक्षा दे रहे हैं और आपको -40 आ रहा है। तो अब ये सोचिए कि कितनी मेहनत की होगी भाई उन लोगों ने, जिन लोगों ने 4.5 साल 5 साल के बाद जो है -40 हासिल किया। तो चलिए देखिए, स्थिति तो विषम है और सब कुछ राजनीति में लिपटी है, और राजनीति ही उद्देश्य है, वोट ही उद्देश्य है। किसका पक्ष किसका विपक्ष, कहाँ देखिए समानता का सिद्धांत असमानता के लिए बनता हुआ दिख रहा है। और इस मुद्दे पर अब देश सुलग रहा है, लेकिन सुलगने वाले लोगों की संख्या कितनी है, कितने प्रतिशत है, और उनके लिए सोचने वाला कौन है। लेकिन हमारा आपका काम आवाज उठाना है, आवाज उठाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।